अरे वाह मेघा, रसोई तो एकदम महल जैसी चमक रही है। ये लकड़ी का छोटा सा जो रैक लगा है ना, इसमें सारे मसाले के डिब्बे कितने सुंदर लग रहा है। बस माँ जी, ज्यादा कुछ नहीं किया, वो थोड़ा सा पेंट खराब हो रहा था तो साफ सफाई करवा दी, और रोज रोज डिब्बे ढूंढने पड़ते थे, इसलिए छोटा सा लकड़ी का काम करवा लिया। सास तारीफ कर ही रही थी, तभी ससुर रामलाल जी और मेघा का पति राकेश भी चाय के कप हाथ में लिए वहां आ जाते हैं। वही मानना पड़ेगा बड़ी बहू, तुमने तो कम खर्चे में रसोई का कायाकल्प ही कर दिया। जगह भी बच गई और देखने में भी कितना बढ़िया सा लग रहा है। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेघा का सेंस ऑफ ह्यूमर और घर संभालने का तरीका एकदम बेस्ट है। फालतू का दिखावा नहीं, बस काम की चीज। बड़ी बहू की तारीफों के पुल बंध ही रहे थे, तभी तानिया, घर की छोटी बहू, वहां से गुजरती है। सबको मेघा की तारीफ करते देख उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पैर पटकती हुई रसोई के अंदर आती है। इसमें तब खुश होने वाली क्या बात है? 2 डिब्बे रखने की लकड़ी की पट्टी क्या लगवा ली? तारीफ ऐसे जैसे ताजमहल बन गया हो। ये तो एकदम मिडिल क्लास लुक है। आजकल तो मॉड्यूलर किचन का जमाना है और ये लोग एक लकड़ी के रैक को देखकर बावले हो रहे हैं। तानिया, क्या बात है, तुम रसोई को देखकर खुश नहीं लग रही? देखो तो कितनी साफ सुथरी लग रही है अब। माँ जी, साफ सफाई ठीक है, पर जमाना बदल गया है। इसे क्लास नहीं कहते। असली क्लास तो तब होती जब पूरी रसोई में ऊपर से नीचे तक मॉड्यूलर लकड़ी का काम होता। खैर छोड़िए, जिसकी जैसी सोच। इतना कहकर तानिया जलन और गुस्से में वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। मेघा और राकेश एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तानिया गुस्से में अपने कमरे में आती है। उसका पति दीपक बेड पर बैठा आराम से अपने फोन में कुछ देख रहा था। तानिया सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। दीपक, अब बस बहुत हुआ। अब मैं इस घर में ये सब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे क्या हुआ तानिया, सुबह सुबह क्यों अपना बीपी बढ़ा रही हो? हुआ क्या? हुआ क्या? तुम्हारी प्यारी भाभी जी ने रसोई में 2 लकड़ी की पट्टियां क्या ठोक ली। पूरे घर में ऐसे ढिंडोरा पिटा जा रहा है जैसे कोई अजूबा बना दिया हो। माँ जी, बाऊ जी, भैया, सबके सब ऐसे तारीफों के पुल बांध रहे, बस पूछो मत। तो इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? भाभी ने सच में काम तो तारीफ लायक ही किया है। कम खर्चे में बढ़िया काम करवा लिया। उस 2 कौड़ी के रैक को सब बढ़िया बोल रहे हैं। लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा अपना क्लास और टेस्ट। अब मैं इस घर वालों को दिखाऊंगी वाह वाह का मतलब क्या होता है। मतलब तुम क्या करने वाली हो तानिया, साफ साफ बोलो। मैं अपनी रसोई को एकदम हाई क्लास लुक दूंगी। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रसोई में चमचमाता हुआ मॉड्यूलर लकड़ी का काम होगा। ऐसा लुक कि जो भी देखेगा देखता ही रह जाएगा। फिर देखती हूँ तुम्हारी माँ और बाबूजी किसकी तारीफ करते हैं। तानिया, तुम पागल हो गई हो क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी रसोई जैसी है अच्छी भली है। ये सब फालतू के खर्चे बंद करो। मेरा बजट इस महीने वैसे ही टाइट है। हाँ, जब अपनी पत्नी की बात आए तो तुम्हारा बजट हमेशा टाइट ही रहता है। जेठानी जी की रसोई चमकी और मेरी रसोई वैसी ही कबाड़ जैसी दिखे। लोग क्या कहेंगे, छोटी बहू का कोई क्लास नहीं है। अरे लोग क्या कहेंगे कि छोड़ो। माँ कितनी बार समझा चुकी है कि हमारे इस पुराने घर की दीवारों में सीलन है। यहाँ इतना ज्यादा लकड़ी का काम टिकेगा नहीं। क्यों अपने पैसे बर्बाद करने पर तुली हो? मुझे तुम्हारी सिलन मिलन की कोई दलील नहीं सुननी दीपक। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तुम प्यार से पैसे दोगे या मैं अपने तरीके अपनाऊं? हाई क्लास रसोई तो अब बनकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दीपक लाख मना करता रहा, समझाता रहा, लेकिन तानिया पर तो जैसे जेठानी से आगे निकलने का भूत सवार था। वो दीपक की एक नहीं सुनती और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। और अगला दिन घर के आंगन का अलग ही नजारा था। पूरे आंगन में लकड़ी के फट्टे और सनमाइका बिखरी पड़ी थी और 2 कारपेंटर्स काम कर रहे थे। भैया सुनो, ये जो ऊपर वाले कैबिनेट है ना, इनमें वो महंगी वाली डार्क ब्राउन सनमाइका लगाना। एकदम रॉयल लुक आना चाहिए, समझे? तानिया, तुमने मुझसे पूछे बिना इन कारपेंटर को घर पर भी बुला दिया। तुम्हें पता भी है इस पर कितना खर्च आएगा। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, अच्छी तरह जानती हूँ। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अब इस खटपट के बीच में मैं कैसे काम करूंगा? अरे तो थोड़ी बहुत खटर पटर होती रहेगी, सह लेना। रसोई कोई मेरे अकेले की तो है नहीं। रसोई इसी घर का हिस्सा है, कोई मेरे मायके का नहीं। जब जेठानी जी अपनी रसोई चमका रही थी तब तो बड़े खुश हो रहे थे सब। तब आपको खटर पटर की आवाज से डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? बहू, बात सिर्फ समझदारी की है। हमारे इस पुराने घर की रसोई के पीछे वाले हिस्से में सिलन रहती है। यहाँ इतना लकड़ी का काम मत करवा, दिमक लग जाएगी, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तो कभी चाहती नहीं थी कि इस पुरानी रसोई में हम खाना पकाएं, लेकिन तुम दोनों देवरानी जेठानी की 6 महीने भी एक रसोई में नहीं बनी, तो मजबूरी में मुझे तेरे लिए ये पुरानी रसोई खोलनी पड़ी। अब ये जैसी है वैसी ही काम चला ले, इसमें ज्यादा हाई फाई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप भी ना दादाजी के जमाने की बातें लेकर बैठ जाती हैं।
सीलन से डरकर क्या इंसान इसी बाबा आजम के जमाने की रसोई में जीवन भर खाना पकाता रहेगा? ये आजकल की वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ लकड़ी है, इसमें कोई दीमक विमक नहीं लगती। आप लोग बस अपनी पुरानी सोच अपने पास रखिए और मेरी हाई क्लास रसोई को बनते हुए देखिए। आपकी बहू सब संभाल लेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बहू तानिया, मान जा, अगर हमारी रसोई में लकड़ी का काम टिकने लायक रहता तो क्या आज तक हम रसोई को ऐसे ही रखते? बाबूजी, आप लोग ना बस मेघा दीदी की तारीफ करते हैं। भैया, तुम किसी की बात मत सुनो, काम चालू रखो। पूरी रसोई लकड़ी से ढक जानी चाहिए। दीपक अपनी बेबसी से अपना सर पीट लेता है। सास ससुर मुंह फेर कर वहां से चले जाते हैं। करीब 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार तानिया की चमचमाती हाई क्लास मॉड्यूलर रसोई तैयार होगी। पूरी रसोई महंगी डार्क ब्राउन सनमाइका से सजी थी। तानिया हाथ में बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स लिए अपनी नई रसोई में आती है। वो बैग्स में से लकड़ी के बने चमचमाते हुए सामान निकालने लगती है। लकड़ी का बेलन, लकड़ी के चमचे, लकड़ी की सुंदर कटोरियां, प्लेट्स, डिब्बे, और बहुत खुश होकर उन्हें कैबिनेट्स में सजा देती है। कुछ दिन बाद तानिया की 2 सहेलियां रीना और सीमा घर आती है। अरे बाप रे तानिया, ये तेरी रसोई है या किसी 5 स्टार होटल का शेफ रूम? क्या गजब का लुक आ रहा है यार। और ये देख रीना, सिर्फ कैबिनेट से नहीं, इसके यहाँ तो बर्तन और बेलन भी एकदम क्लासिक लकड़ी के है। भाई मान गए तानिया, तेरा टेस्ट सच में बहुत हाई क्लास है। थैंक यू गर्ल्स। अब तुम ही बताओ, जब रसोई इतनी रॉयल बनवाई है तो उसमें वो पुराने स्टील और प्लास्टिक के डिब्बे थोड़ी ना अच्छे लगेंगे। इसीलिए मैं मैचिंग की ये डिजाइनर लकड़ी की कटोरियां और प्लेट्स भी ले आई। क्लास से कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सही कहा, इसे कहते हैं असली लग्जरी लाइफस्टाइल। अब देख कैसे चलेगी तेरी जेठानी। अरे छोड़ो भी, उनका तो नाम ही मत लो। वो तो 2 लकड़ी की शेल्फ लगवाकर खुद को पता नहीं क्या समझ रही थी। अब मेरी रसोई देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तानिया अपनी सहेलियों के सामने अपनी झूठी शान के डिंगे हाँक रही थी। तभी रीना की नजर एक कैबिनेट के कोने पर जाती है, जहां से सनमाइका थोड़ी उखड़ी हुई थी और वहां कुछ अजीब सा पाउडर गिरा था। तानिया, ये देखना जरा, यार कोने में ये लकड़ी का बुरादा है जैसा क्या गिरा हुआ है, और ये सनमाइका अभी से क्यों उखड़ रही है? अरे कुछ नहीं होगा रीना, वो कारपेंटर वाले काम करके गए ना, तो थोड़ा बहुत कचरा रह गया होगा। मैंने एकदम महंगी टर्माइट प्रूफ लकड़ी लगवाई है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चल ठीक है, तू कहती है तो मान लेते हैं। वैसे सच में रसोई देखकर ना मजा आ गया। तानिया अपनी सहेलियों की तारीफें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने जंग जीत ली है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसी लकड़ी के पीछे, दीवारों के पीछे दीमक लगने लगा था। सहेलियों के जाने के कुछ दिन बाद ही गर्मी का मौसम और बढ़ गया। दोपहर का समय था और तानिया रसोई में खाना बनाने आई। तानिया गैस चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। गैस के बिल्कुल पास में ही उसने वो नई महंगी लकड़ी की प्लेटें और कटोरियां सजाकर रखी हुई थी। तानिया का ध्यान रोटियां सेकने में था, तभी गैस की तेज आंच की लपट पास में रखी लकड़ी की प्लेट को छू जाती है। सूखी लकड़ी होने के कारण प्लेट तुरंत आग पकड़ लेती है और उसमें से तेज लपटें उठने लगती है। तानिया घबराकर पीछे हट जाती है। अरे बाप रे, आग लग गई। दीपक, माँ जी बचाओ। तानिया की आवाज सुनते ही मेघा हॉल से दौड़ती हुई रसोई में आती है। वो बिना एक पल गवाए सिंक से पानी का जग भरती है और सीधे जलती हुई लकड़ी की प्लेट पर डाल देती है। आग बुझ जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। तानिया डर के मारे हाफ रही थी। तानिया, ये क्या पागलपन है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कोई गैस के चूल्हे के बिल्कुल सटाकर लकड़ी के बर्तन रखता है क्या? मैं बस प्लेट्स वहीं पास में रख दी थी ताकि रोटियां तुरंत उसमें निकाल सकूं। मुझे क्या पता था आग लग जाएगी। तानिया, ये कोई बचपना है क्या? होश में आओ। माजी और बाऊजी चीख चीख कर थक गए कि पूरी रसोई में ऊपर से नीचे तक लकड़ी मत भरवाओ। ऊपर से तुम्हारी जिद देखो कि तुमने थाली, कटोरी, बेलन सब लकड़ी का लाकर रख दिया। दीदी, अब आ गई तो आ गई। अब तो ऐसे डांट रही है जिसे मैंने जानबूझकर किया हो। वैसे भी ये सब हाई क्लास लोगों की चॉइस होती है, आप नहीं समझोगी। डांटू नहीं तो क्या आरती उतारू? मई जून की कड़कड़ाती गर्मी का महीना है। हवा इतनी गर्म है कि सूखी लकड़ी जरा सी आंच में धधक उठती है। अगर आज मैं सही समय पर नहीं आती और ये आग ऊपर की कैबिनेट में पकड़ लेती तो रसोई के साथ साथ पूरा घर स्वाहा हो जाता। हाँ, अब आपको तो मौका मिल गया ना मुझे सुनाने का। जरा सी प्लेट ही तो जली है, मैं दूसरी ले आऊंगी। इसमें पूरा घर जलने की बात कहां से आ गई? तुम सुधरने वाली नहीं हो तानिया। तुम्हें अपनी जान की और दीपक के पैसों की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ दिखावा सूझता है। भगवान न करे तुम्हारी इस हाई क्लास रसोई की वजह से किसी दिन कोई बड़ा अनर्थ हो जाए।
मेघा तो तानिया को समझा कर वहां से चली गई, लेकिन तानिया के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था। वो जली हुई प्लेट को डस्टबिन में फेंक कर बड़बड़ाने लगी। पर तानिया ये नहीं जानती थी कि आग से तो वो आज बच गई, लेकिन जो दुश्मन दीवार के पीछे चुपचाप उसकी रसोई को खोखला कर रहा था, वो जल्द ही बाहर आने वाला था। करीब 6 महीने बाद तानिया रसोई में चाय बनाने जाती है। वो चीनी का डिब्बा निकालने के लिए ऊपर का कैबिनेट खोलती है। जैसे ही वो हैंडल पकड़कर खींचती है, पूरा का पूरा लकड़ी का पल्ला उखड़कर सीधे नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। मम्मी जी, दीपक दो! चीख सुनकर सास, ससुर, दीपक, मेघा और राकेश सब रसोई की तरफ भागते हैं। क्या हुआ तानिया, क्यों चिल्ला रही हो? वो देखो। कैबिनेट के पीछे की दीवार और बची हुई लकड़ी पर लाखों दीमक रेंग रही थी। महंगी सनमाइका के अंदर सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का चूरा भरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या नजारा है! ये तो पूरी की पूरी दीमक है। तानिया, ये तो अंदर ही अंदर पूरी लकड़ी को खा चुकी है। देखो, हाथ लगाते ही चूरा गिर रहा है। पर भैया ने तो कहा था ये दीमक प्रूफ लकड़ी है। तभी राकेश तानिया के कमरे की तरफ से भागता हुआ आता है। उसके हाथ में तानिया के मायके वाले ड्रेसिंग टेबल का एक टुकड़ा था। अरे दीपक, अनर्थ हो गया। ये दीमक सिर्फ रसोई तक नहीं है, ये रसोई की दीवार से लगकर सीधे तानिया के बेडरूम तक पहुंच गई है। तानिया के मायके से आया था ना वो जो महंगा दीवान और अलमारी। मेरी अलमारी को क्या हुआ भैया? वो भी अंदर से पूरी खोखली हो चुकी है। दीमक ने सब चाट लिया। हाय दया, मेरा लाखों का फर्नीचर, मेरे मायके का पलंग सब बर्बाद हो गया। मैं तो लूट गई। मैंने कहा था ना तानिया, मत करिए ड्रामा। माँ चीख चीख कर मना कर रही थी, सीलन है, दीमक लग जाएगी। पर तुम्हें तो हाई क्लास बनाना था ना। लो, बन गई हाई क्लास किचन, फूंक दिए मेरे सारे पैसे। दीपक, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। राकेश, तुरंत पेस्ट कंट्रोल वालों को फोन लगाओ। और तानिया, अब इस जिद को छोड़ो और ये सारा सड़ा हुआ लकड़ी का ढांचा उखड़वा कर बाहर फेंको, वरना पूरा घर गिर जाएगा। हाँ भैया, बुलाओ पेस्ट कंट्रोल वाले को। हटाओ इस लकड़ी को, मुझे नहीं चाहिए ऐसी रसोई। सभी ने सारा दीमक लगा हुआ लकड़ी का सामान बाहर फेंक दिया। रसोई की दीवारें फिर से नॉर्मल हो गई। पूरा परिवार सुकून से बैठकर सुबह की चाय पी रहा था। चलो, जो हुआ सो हुआ। नुकसान तो बहुत हुआ, पर चलो भगवान का शुक्र है, छोटी बहू को अकल तो आ गई। अब घर में शांति रहेगी। सच कह रही हो माँ, पैसे तो डूब गए, पर मुझे इस बात की खुशी है कि अब तानिया सीधी राह पर आ जाएगी। अब वो दिखावे के पीछे नहीं भागेगी। कोई बात नहीं तानिया, दिल छोटा मत करो। हम सब मिलकर फिर से कम खर्चे में रसोई को सुंदर बना लेंगे। रहने दीजिए मेघा दीदी, आपको तो अंदर ही अंदर बड़ी खुशी हो रही होगी ना। सोच रही होंगी अच्छा हुआ तानिया की रसोई खराब हो गई, अब पूरे घर में फिर से आपकी तारीफ होगी ना। अरे नहीं तानिया, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? नुकसान तुम्हारा हुआ है तो दुख हमें भी है। आखिर तुम इस घर की बहू हो, कोई पराई थोड़ी ना हो। हाँ, मुझे सब समझ में आता है दीदी। ऊपर से सब बड़े हमदर्द बनते हैं, पर मन ही मन सब हंस रहे होंगे कि बड़ी क्लास दिखाने चली थी, अब आ गई ना औकात पर। तानिया, बड़ी बहू तेरा दुख कम करने के लिए बोल रही है और तू फिर से अपनी वही टेढ़ी सोच शुरू कर दी। मैं कोई टेढ़ा नहीं सोच रही हूँ माँ जी, जो सच है वही कह रही हूँ। सब चाहते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के हिसाब से एकदम दबी कुचली बनी रहूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। देख लेना, मैं इससे भी बेहतर कुछ करके दिखाऊंगी। हे भगवान, इसके दिमाग का केमिकल लोचा कभी ठीक नहीं हो सकता। सब बात कर रहे थे, तभी घर के बाहर एक बड़ा टेम्पो आकर रुकता है। हॉर्न की आवाज आती है। तानिया, ये सब क्या बकवास है? ये कांच के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये साहब कौन है? अरे दीपक, इतना हाइपर क्यों हो रहा है? वो लकड़ी खराब थी इसलिए दीमक लग गई, लेकिन कांच में तो दीमक नहीं लग सकती। कांच? हाँ माँ जी, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। छोटी बहू की रसोई तो हाई क्लास ही रहेगी। ये शर्मा जी है, इंटीरियर डिजाइनर। इस बार हम लकड़ी नहीं बल्कि इम्पोर्टेड टफन ग्लास और ग्लासी कैबिनेट वाली रसोई बनवा रहे हैं, एकदम शीशे जैसी चमकेगी। ये सुनते ही ससुर रामलाल जी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचता है। सास कमला देवी अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है और दीपक अपना सिर दोनों हाथों में थामकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। हे भगवान, उठा लो मुझे, ये इस कांच की रसोई को उठा ले। तानिया मुस्कुराते हुए डिजाइनर को रसोई का रास्ता दिखाने लगती है। मेघा और राकेश एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। सब समझ जाते हैं कि ये नहीं सुधरने वाली। अरे इसमें सुधरने वाली क्या बात है? माँ जी ने यही कहा ना, सीलन में लकड़ी नहीं लग सकती, लेकिन अब तो यहाँ काले शीशे लग रहे हैं, उनसे किसी को क्या परेशानी। तानिया की बात सुनकर बेचारे उसके पति को तो चक्कर आने लगते हैं और वो हाथ जोड़ लेता है। बेटा रीना, तेरा रिश्ता आया है एक बहुत ही अच्छे घराने से।
सुना है शहर के सबसे खानदानी लोग हैं, बड़े ही भले लोग हैं, दहेज की मांग भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा पिताजी, जैसा आपको सही लगे आप कर लीजिए, पर इतने बड़े खानदान में मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगी? हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो सास होगी ना, उनसे पूछ कर लेना। हाँ पिताजी, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। और देख बेटा, रसोई, बर्तन, खाना पीना, ये सब तो हर जगह एक ही जैसा होता है। सबसे ज़्यादा एडजस्ट करने की दिक्कत इसी में होती है, और ये तो एक जैसा ही होता है। हाँ, ये बात भी है, बाकी सब हो जाएगा अगर रसोई सही मिल गई तो। जल्द ही रीना की शादी शहर के सबसे खानदानी लोगों में हो जाती है, और वो बन जाती है शहर के सबसे खानदानी लोगों की बहू। आओ बहू, ये हमारी रसोई, आज पहली रसोई है ना तुम्हारी, चलो थोड़ा सा ही हलवा बना लो। रीना नजर घुमाती है, उसे ना गैस नजर आती है और ना ही राशन के डिब्बे। हाँ मैं बना दूंगी। सारा सामान कहाँ है? गैस कहाँ है? सूजी कहाँ है? अरे ये क्या है तुम्हारे सामने, इतना बड़ा चूल्हा, और वो पीछे देखो, उन चांदी के डिब्बों में राशन रखा है। रीना इतना बड़ा किचन और गैस देखकर ही परेशान हो जाती है। रसोई में बड़े बड़े चांदी के डिब्बे होते हैं जिसमें रोज का राशन रखा होता है। मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। हमारे यहाँ की बहुत सी चीजें बहुत लोगों को समझ नहीं आती। राज के पिताजी को खानदान की इज्जत की बड़ी चिंता रहती है, तभी तो आज तक हम ये चांदी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। रीना सब सुनती रहती है और आश्चर्य से सब देख रही होती है। वो हलवा बनाकर सबको खिला देती है। दीननाथ उसे 51,000 रुपये देते हैं। बाबूजी, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने नहीं रख सकती। हम खानदानी लोग हैं बहू, इतना तो चलता है हमारे यहाँ। बहू ने पहली रसोई बनाई है, इतना तो कोई भी देता। अच्छा रीना, आज तो बना दिया है ये, पर ये हमारे यहाँ ऐसा सादा खाना नहीं बनता। मैं तुम्हें बता दिया करूँगी क्या कब बनाना है। 4-5 सब्जियाँ तो रोज़ बनती है, और फिर मीठा, और मेहमान आ जाए तो इसका डबल। माँ जी, जब इतना सब कुछ है तो अपन एक रसोईया भी रख लेते हैं ना। नहीं नहीं, इनको मेरे हाथ का ही पसंद है, और जब तुम्हें मैं सिखा दूंगी तब तुम्हारे हाथ का भी अच्छा लगेगा। राज, हम आज तक चांदी के बर्तनों में क्यों खाना खाते हैं? ये बर्तन पापा को लंदन के राजा ने गिफ्ट किए थे, तो तब से ही बस वही इस्तेमाल कर रहे हैं। हैं? चांदी लंदन के राजा ने दी थी? पापा तो यही बताते हैं। ये शानो शौकत बर्तन, जानवरों की खाले, ये सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे राज, सुन जरा, कल पड़ोस की शादी में जाना है। देख, हम इस शहर के सबसे खानदानी लोग हैं, हमारी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। ऐसा करना, 11,000 का लिफाफा दे देना, उससे कम अच्छा नहीं लगेगा। अरे पिताजी, वो तो बहुत दूर के रिश्तेदार हैं उनके, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। अरे हम खानदानी लोग हैं, किसी की भी शादी हो, वो कितना भी दे रहे हो, हम वही देंगे जिससे हमारी नाक नीची ना हो। राज का अपने पिताजी के आगे बस चलता नहीं है। वो शादी में 11,000 रुपये ही देकर आता है। बाबूजी की खानदानी होने की आदत कंगाल करवा देगी किसी दिन। रात को खाने पर, अच्छा सुनो सब, कल फार्म हाउस पर जाएंगे, वहां मैं दिखाऊंगा मेरे जमाने का सामान रखा है, पुराने कपड़े, मेरी ऐसे ऐसे फोटो है कि तुम देखकर दंग रह जाओगे कि हम किस खानदान से हैं। अगली सुबह सब कार से निकल जाते हैं। एक टोल पर उन्हें रोका जाता है। राज पे करने लगता है। अरे क्या बात है, पैसे क्यों दे रहा है? बाबूजी, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं। सब देते हैं, सब देते होंगे, हम नहीं देंगे। हम किस खानदान से हैं अभी इनको पता नहीं है। मैं बात करता हूँ। भैया, हम नहीं देंगे। आप हमें नहीं जानते हो, हम खानदानी लोग हैं। कभी मेरे फार्म हाउस आओगे तो पता चलेगा। अरे मैं क्या किस खानदान से हूँ, आपको पता नहीं है? अरे मैं क्यों जाऊंगा आपके फार्म हाउस? अरे जान छोड़ो बाबूजी, आप निकल जाओ यहाँ से, मत दो टोल। वो बिना टोल दिए ही निकल जाते हैं और दीनानाथ अपनी मूंछों पर ताव देते हैं, जैसे ही उनके खानदान की वजह से ही उन्हें फ्री में जाने दिया हो। देखा, हम हैं ही इतने जाने पहचाने लोग। मानना ही पड़ेगा उसको। हाँ पापा, सही कह रहे हो। अच्छा दादू, ये तो बताइए कि और किन किन को जानते हो? अब पूछी ना किसी ने बात पते की। हम तो नेहरू जी के साथ भी आंदोलन में गए हैं। जो लाल गुलाब वो रखते थे ना अपनी जेब में, वो मैं ही देता था उन्हें। है दादू, सच बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े लोगों को भी जानते हो, हमें तो पता ही नहीं था। अरे अभी तो तुम देखना, जहाँ हम रहते थे ना, कभी कभी नेहरू जी और गांधी जी वहाँ आया करते थे। वहाँ हमारी फोटो भी लगी हुई है जवानी की, तो शायद मुझे तो पहचान नहीं पाओगे, पर तुम गांधी जी और नेहरू जी को तो पहचान ही जाओगे। सब फार्म हाउस पहुंचते हैं और वहाँ के कमरों में दीनानाथ के बचपन की फोटो काफी लोगों के साथ लगी रहती है। अरे वाह पिताजी,
आप इतनी बड़ी हस्ती है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ पिताजी, मेरी शादी इतनी खानदानी ससुराल में हुई है, मुझे तो नहीं पता था। मैं तो धन्य हो गई। अरे तो ऐसा वैसा समझाया क्या, बस नाम ले लो तो घर छोड़कर जाएंगे। और अगर कोई तुमसे पैसे ले ले तो नाम बदल देना मेरा। चलो चलो अब घर चलो, कल सुबह कुछ लोग मिलने आने वाले हैं सोसाइटी क्लब, मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर जाना है मुझे। पर पापा आप तो मैथ्स के प्रोफेसर हैं, सोसाइटी क्लब के फंक्शन में क्या करेंगे? और उससे क्या होता है, खानदान की बात होती है, हमें सब जानते हैं। अच्छा सुनो, मेरा कल कोट ले आना वो ड्राई क्लीन से, वही पहन कर जाऊंगा। अगले दिन वो फंक्शन में आ जाते हैं स्टेज पर। हाँ तो आप लोग तो जानते ही है कि हम कितने खानदानी लोग हैं, कहीं भी हो कुछ भी हो हमारे बिना काम तो होता ही नहीं है। तो आज सोसाइटी की भलाई के लिए मैं 2 लाख देने का ऐलान करता हूँ, जल्दी ये रकम आप तक पहुँच जाएगी। ये सुनकर राज के हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं। अरे पिताजी ने क्या कर दिया, इनके खानदान के नाम पर कितना पैसा उड़ाएंगे। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि मैं मैथ्स का प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को फ्री में मैथ्स भी पढ़ा दूंगा। और हमारे घर का एक कमरा है ना, वो सेंटर की तरह उसे यूज करेंगे। पिताजी घर का कमरा कैसे देंगे? हाँ पापा, ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपने। अब तो बोल दिया, अब तो हमारी जुबान की कीमत रखनी पड़ेगी। हम खानदानी लोग हैं, अपनी जुबान से पलट नहीं सकते, हम खानदानी लोग हैं। हम भी आपके खानदान का हिस्सा है, कभी हमें भी बता दिया करो क्या करने वाले हो। अच्छा, अब तुम्हें बताएंगे, खानदानी लोगों की गर्दन किसी के आगे झुक जाए ऐसा तो नहीं होगा कभी। जब हम अंग्रेजों के आगे नहीं झुके तो तुम सब क्या चीज हो। ओहो पिताजी, आप बात कहाँ से कहाँ ले गए हो। अच्छा छोड़िए, आप उन्हें मत छेड़ा करिए, वो खुश है अपने में, रहने दीजिए। अच्छा रीना सुनो, कल इनके एक दोस्त के घर जाना है, सबको चलना है। माँ जी मैं क्या करूँगी बाबूजी के दोस्त के यहाँ जाकर? अरे चलना तो पड़ेगा ही। और हाँ राज की माँ, इसे वो खानदानी हार दे देना जो इंदिरा गांधी जी ने हमें गिफ्ट किया था। हैं, इंदिरा गांधी जी ने गिफ्ट किया था? फिर तो मैं जरूर देखना चाहूंगी। और अब तो मैं आपके दोस्त के यहाँ चलूंगी, वो भी हार पहनकर। अगले दिन सब उनके दोस्त के यहाँ जाते हैं। हाँ तो सतविंदर क्या हालचाल? यार ये घर थोड़ा छोटा नहीं है, मतलब जो हमारा घर है ना, वो उसकी जमीन गांधी जी ने दी थी हमें। और ये हार तो देख। हाँ अच्छा तो है, पर ऐसे ही डिजाइन तो मेरी मिसेज के पास भी है, ये तो मामूली सा लग रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गांधी जी ने दिया था मेरी पत्नी को, या फिर आपका नकली होगा। अरे नहीं, हम तो मामूली लोग हैं, हम तो किराएदार हैं। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, हमारा फार्म हाउस भी है जहाँ हम गांधी जी के साथ रहा करते थे। वहाँ रहना तो बता देना, हम खानदानी लोग हैं, किराया भी नहीं लेंगे। अरे बहू ये हार तो दिखाओ इनको, खानदानी हार है। अरे आओ पास आकर अच्छे से देखो। राज देखता है थोड़ी बात बिगड़ने लगी है, तो वो वहां से जाने में ही समझदारी समझता है। अच्छा अंकल चलते हैं। आप भी घर आइए कभी, हमारे घर शाही खाना मिलेगा, ये दाल रोटी। नमस्ते अंकल जी, चलते हैं कुछ दिन में। सुनो जी, मुझे घर का रेनोवेशन करवाना है, कुछ खाली खाली सा लगता है, फीकी फीकी सी दीवारें हैं। बस दीवारों की ही तो बात है, तो मेरे पास शेर की खाल है, हाथी और चीता की भी खाल है, वो लगा देंगे। हैं क्या पिताजी? अच्छा आपने कभी बताया नहीं। अरे मैं बहुत बड़ा शिकारी था, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम तो खानदानी लोग हैं, ये सब मामूली बातें हैं। वो बहुत सी जानवरों की खालें निकाल कर लाता है, शेर चीता भालू। पूछो मत, एक बार तो शेर यहाँ यहाँ मेरी आंखों तक आ गया था, इतना करीब के पूछो मत। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर भाग गए, मैं भी हिम्मत नहीं हारा, और ऐसी गुत्थम गुत्था हुई दोनों में, पर आखिर मैंने उसे हरा ही दिया। क्या बात कर रहे हो दादाजी, कमाल कर दिया आपने। बेटा खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। सच में मेरा ससुराल तो बहुत ही खानदानी है, तो हम भी देखा जाए तो उसके परिवार के लोग हैं। तुम्हारा कोई ऐसा बड़ा कनेक्शन नहीं है किसी से? एक दिन रीना को घर के अंदर बहुत बड़ा दरवाजा दिखता है। राज उस कमरे में क्या है? अरे मुझे भी नहीं पता, बहुत सालों से बंद था, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। मैं खोल लूं? अरे नहीं, उन्होंने ही लगाया था ताला, किसी जमाने में माँ को भी नहीं पता कि क्या है उसमें। रीना के मन में ये बात रह जाती है, पर वो उस समय तो वहां से चली जाती है, एक शर्त पर। हाँ बोलो भाई। शाम को घूमने चलेंगे, बहुत दिन हो गए। ठीक है, पर अब हम सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, खासकर बाबूजी को। उनको तो थोड़ा है ना कि परिवार की इज्जत, खानदान है, सब जाएंगे तो। हाँ चलो, उसमें कोई बात नहीं है, सब चलेंगे, मैं तो सबको बोल देती हूँ शाम के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ ना, हाँ हाँ सब चलेंगे। आज मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, मैं कार पर कपड़ा मार देती हूँ।
कार में क्यों जाएंगे, हमारी बग्घी निकलवा देंगे हम लोग। बग्घी? ये क्या होता है? अरे जब हम बम्बई के राजा के यहाँ रुके थे। हैं? बम्बई का अलग से राजा था? हाँ, हमारे ज़माने में था। तो जब मैं रुका था मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे बग्घी बहुत पसंद आई आपकी, तो उसने 11 भिजवा दी ऐसे ही। अच्छा, आपने कभी बताया नहीं? अभी तो तुम लोगों को बहुत कुछ नहीं पता, मैं कितना खानदानी हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। चलो चलो अब देर मत करो, चलो सब। सब लोग एक पुराने जमाने की बग्घी में बैठकर घूमने जाते हैं। सिर्फ दीनानाथ खुश होते हैं, बाकी सबको बहुत अजीब लग रहा होता है। सब हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। हाँ, मुझे भी अजीब लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं। मुझे पता होता तो मैं आती ही नहीं। कोई मेरे फ्रेंड्स ना मिल जाए गलती से, मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। चुपचाप बैठी रहो, थोड़ी देर की बात है बस। शाम खत्म होती है, सब घर आते हैं और सबके मुंह लटके हुए होते हैं। सोचा था आज थोड़ा घूम लेते हैं, कल फिर बुआ जी आ रही है रहने। हाँ, अब तो दिन रात का पता भी नहीं चलेगा। अगले दिन बुआ जी आती हैं तो उनको दीनानाथ खुद उन्हें स्टेशन लेने जाता है, पर बुआ जी उसे पहचान ही नहीं पाती। अरे ये राजा के कपड़ों में आदमी लगता तो भाई जैसा रहा है, पर ये राजा के कपड़ों में क्यों आया है? अरे जिज्जी, क्या हुआ, पहचानने में क्यों गलती कर दी है क्या? मैं ही हूँ। अरे तू ये राजाओं के कपड़े में क्या कर रहा है? आप भूल गए क्या हम किस खानदान से हैं? रजवाड़ों का खानदान है। कल्पना उसे आश्चर्य से देखती रहती है। हाँ हाँ हाँ, पता है, चल चल घर चल। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है पूरा घर राजाओं के महलों की तरह सजा हुआ है। बग्गियां हैं, यहाँ वहाँ कालीन लटक रही है, सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई है और रास्ते पर कारपेट बिछा हुआ है। ये सब क्या कर रखा है राय? बुआ जी, ये सब पापा ने कर रखा है। उनको अभी तक अपने रईस खानदान की यादें ताज़ा हैं। सारे स्वतंत्र सेनानी के साथ इन्होंने जो जो काम किया था वो याद है। हमारा ऊंचा खानदान। बुआ जी आप बताइए, आप भी इनकी उम्र के बराबर ही है ना? अब मैं क्या बताऊं, मैथ्स का प्रोफेसर है ना ये, इसका दिमाग फेरा हुआ है। थोड़ा मैथ्स पढ़ पढ़ कर इसका दिमाग खराब हो चुका है। बचपन में भी सारा दिन घर में फर्नीचर नापता रहता था। कभी कहता था ये कार नहीं बग्गी है, गार्डन को आंगन बोलता था, और मम्मी को कुक। पता नहीं कुछ अजीब सी ही बातें करता था। पर बुआ जी, ये तो अपने ज़माने में एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे ना। हम तो आपके फार्म हाउस भी गए थे, वहाँ इतने फोटोज लगे हैं। इतने में ही वो वहाँ पर आ जाता है। अरे तो फिर से शुरू हो गया। तू रहता ही क्यों नहीं है आराम से, और लोगों को क्यों नहीं रहने देता चैन से? अरे जीजी, क्या बात कर रही हो? तुम सब भूल गई हमारा बचपन कितना अच्छा था। हाँ सही कह रहा है, बहुत शाही बचपन था। वही तो मैं बताता हूँ इनको। इनको समझ नहीं आता कैसे अपन वो राजा साहब के बागों से आम तोड़कर खाते थे, और वो कुछ कहते भी नहीं थे। एक बार तो रानी ने कह दिया कि मैं तो वही आम खाऊंगी जो उनको मैं तोड़ कर दूंगा। याद है जीजी? हाँ हाँ, सब याद है। भाई बहन बातें कर रहे थे और बाकी सब चुपचाप सुने जा रहे थे, जैसे कोई सपनों जैसी बातें कर रहा हो। इतना चांदी सोना दान पुण्य, ये सब इतने सालों से खानदान की परंपरा सी चलती आ रही थी, जो आगे भी चलने वाली थी। बुआ जी, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा एक दिन। पापा इतना सारा दान दे देते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा इतना। तो मत करना, कोई बात नहीं। पर पापा मानते ही नहीं है, हर बात पर खानदान आ जाता है। और बुआ जी, वो एक बंद कमरा है, उसमें क्या है? उसमें भी कुछ खजाना है? अब कल्पना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो उठती है और सबको कमरे के पास लेकर जाती है। पहले जोर जोर से हंसती है, फिर दरवाजा खोलती है। अंदर का सन देखकर सब दंग रह जाते हैं। वहां पर फैंसी ड्रेस का सामान, कपड़े, फोटोज, फर्नीचर सब रखा होता है। ये सब क्या है बुआ जी? ये सामान किसका है? अरे तुम लोग अभी भी नहीं समझे, तुम्हारे ससुर की फैंसी ड्रेस की दुकान थी, बहुत सारा सामान था उसके पास। धीरे धीरे ये सब चीजें बंद हो गई तो इसने ये सब घर में ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सुनकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर बुआ जी, वो चांदी के बर्तन, बग्घी, सैनिकों के पुतले, फार्म हाउस की बातें, वो सब सब नकली है, कुछ भी असली नहीं है। तुझे कोई खानदानी हार भी दिया होगा। हाँ पता है, मुझे दिया ही होगा, नकली है, ज्यादा खुश मत होना। और फार्म हाउस, वो तो इसके जीजा का है, हमने देखभाल करने के लिए दिया था, इसने दिया ही नहीं वापस। सब अपना सर पकड़ लेते हैं। पर फिर पापा ऐसे क्यों कहते रहते हैं? अरे उसे बहुत शर्म आती थी कि हमारी फैंसी ड्रेस की दुकान है, तो उसने शहर भी बदल लिया और ये सब नाटक करने लग गया। पर फिर हमने भी कुछ नहीं कहा, उसको ऐसे ही खुशी मिलने लग गई, इज्जत मिलने लग गई, तो हमने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना चालू कर दिया। वो सब बातें कर ही रही होती है कि तभी दीनानाथ आ जाता है। आज हमारा कुछ अच्छी सी कॉफी पीने का मन कर रहा है।
पर जैसा कि सबको पता है कि हम लोग बहुत खानदानी है, तो सोने के गिलास में पेश किया जाए। और आज तो घर की बेटी भी आई है, उसके लिए हम सोने की थाली देंगे। आज वो उसमें खाना खाएगी। जी पिताजी, बिल्कुल। आज हम सब साथ में सोने की थाली में खाना खाएंगे। सज जाने के बाद वो सब भी दीनानाथ की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं।